मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीटी मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में पूछे जा चुके हैं उनको हल करेंगे। ये सवालात सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहा जा रहा है कि तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। एक टीचर ने बच्चे को कहानी पढ़ाई और फिर टीचर कह रहा है कि आपने जो कहानी पढ़ी है उसको दोहराइए, दोबारा बयान कीजिए। तो दोबारा बयान करने का मकसद क्या है? क्या बच्चों की ज़हानत यानी कि इंटेलिजेंट को चेक करना है या फिर उनकी समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, उनके तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन को, या फिर इमला यानी कि स्पेलिंग यानी कि वर्तनी को। तो पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद जांचना चाहता है बच्चे की समझ यानी कि तफहीम, जिसे अंग्रेज़ी में अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़मों कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ़ तहज्जी आता है। पहले पोएम, फिर स्टोरी, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद आपके वर्ड, उसके बाद आपके अल्फ़ाबेट। इस तरह से पैटर्न है किताब का। तो ये जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? ऊपर से नीचे है, सॉरी नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे है, या फिर इंज़बाती तरीका, या फिर दरसियाती तरीका है। तो अगर किसी भी किताब में पहले ही बच्चों को डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जैसे पहले ही बच्चों को पोएम और स्टोरी पढ़ाई जा रही है और बाद में अल्फ़ाबेट पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो तरीका है वो क्या है? अप टू डाउन है, यानी कि आपका ऊपर से नीचे का जो अंदाज़े नज़र है वो अपनाया गया है। अगर किताब में पहले मुश्किल और आखिर में अल्फ़ाबेट पढ़ाए जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे का तरीका अपनाया गया है। जो बच्चे समाअत से महरूम रहते हैं उनकी अक्सरियत महरूम रहती है। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं यानी क्लासरूम में पीछे बैठते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके साथ क्या होता है? क्या वो देखने से भी महरूम रहते हैं, चलने से, लिखने से या बोलने से? तो जो बच्चे समाज से महरूम रहते हैं उनकी अक्सरियत महरूम रहती है बोलने से। अगर बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दिया जाए जहाँ पे बिल्कुल बोलना ही ना हो तो बच्चे बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, सुनने की जहाँ पे कोई भी आला ना हो। जैसे एक बच्चे को मान लीजिए पैदा होते ही आपने ले जाके जंगल में छोड़ दिया, तो जंगल में जब बढ़ेगा तो वो वहाँ पे कोई इंसान तो बोलता हुआ उसको नहीं मिलेगा, यानी कि वो इंसान की आवाज़ नहीं सुनेगा, इंसान की बोली नहीं जानेगा, तो वो क्या करेगा? वो बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को सुनने से महरूम रखा जाए तो वो बोलने से भी महरूम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? एक टीचर की हैसियत से अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो क्या आप कहानी किताब से पढ़कर सुनाएंगे, या फिर कहानी का हीरो कोई मशहूर शख्सियत हो, या आसान लफ्ज़ हो, जुमले छोटे हों और ज़बान शगुफ्ता हो यानी कि साफ़ सुथरी ज़बान हो, या फिर मवाद का जो मेयार है, टॉपिक का जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल होना चाहिए ताकि बच्चों को सुनने का मौका मिले। तो कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? आसान लफ्ज़ हों, जुमले छोटे छोटे हों और ज़बान जो हो वो सादा और शगुफ्ता हो। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि क्लासरूम में शर्मीले तालिब इल्मों में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आप बताइए क्या करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट में खुद एतमादी आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, आत्मविश्वास की भावना उसमें पैदा हो, तो आप क्या उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, फोर्स करेंगे कि नहीं तुम बोलो, या फिर उनको ऐसे उन्होंने और बोलने के मौके देंगे जो वो जानते हैं, यानी कि उनको ऐसा टॉपिक दे दीजिए जिनसे वो भली बात ही परिचित है। जैसे तुम अपने घर में कौन कौन तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम शाम में कौन से खेल खेलते हो, इस तरह के टॉपिक देंगे। या फिर उनको ना बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, या फिर उनके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो तालिब इल्म में
खुद एतमादी पैदा करने के लिए बच्चों को हमें ऐसे टॉपिक पर बोलने का मौका देना चाहिए जो वो जानते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान झैल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है। आप ऐसे टीचर बच्चों को लिखने की टीचिंग करा रहे हैं, उसको लिखना सिखा रहे हैं, उसको राइटिंग स्किल सिखा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब और उचित है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों से कहा जाए कि वो उस ज़बान के हरूफ तहज्जी लिखें, यानी कि आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों से कहेंगे कि ABCD लिखो। उर्दू पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों से कहेंगे अलिफ बे ते से लिखो। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप क ख ग घ लिखवाएंगे। क्या ये सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीका है, या फिर लिखावट को बेहतर बनाने के लिए, हैंड राइटिंग को अच्छी बनाने के लिए एक ही जुमले को, एक ही सेंटेंस को बार बार लिखने के लिए आप कहेंगे, या फिर आप उन्हें अपने ख़यालात व नज़रियात कलमबंद करने का मौका देंगे। उनसे कहेंगे कि आपके मन में जो भी विचार हैं, आपके जो भी ख़यालात और नज़रियात हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उनको आप फ्रीली लिखो, या फिर आप उन्हें याद करने और मखसूस मौजू पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखने के लिए कहेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में राइटिंग स्किल डेवलप करें तो जो बेस्ट मेथड है बच्चों की राइटिंग स्किल डेवलप कराने का वो ये है कि आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से उनके विचार लिखने के लिए उनको मौका दें, अवसर दें, यानी कि उन्हें अपने ख़यालात और नज़रियात कलमबंद करने का जब आप मौका देंगे तो बच्चों को लिखने की तदरीस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ज़बान के क्लासरूम के बारे में दर्ज बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज क्लासरूम से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले में कहा जा रहा है कि क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोज़ी अमल में शामिल है, यानी कि जब क्लासरूम में शोर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे से आपसी सहभागिता करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे, तो थोड़ा मोड़ा शोर तो होगा ही होगा। तो थोड़ा मोड़ा शोर क्लासरूम में ये चलता है, थोड़े मोड़े शोर होंगे जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला बयान सही है। दूसरा है कि मुनज़्ज़म क्लास वह है जहाँ तलबा आराम से बैठे हैं और उस्ताद पढ़ा रहा है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि सोचना, जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीके, यानी कि बच्चों को सोचने का मौका देना, बच्चों का पीयर ग्रुप बना देना और उनसे तबादला ख्याल करवाना, विचारों का आदान प्रदान करवाना, एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स करवाना, ये पूरी क्लासरूम को किसी एक्टिविटी में शामिल करने का, किसी गतिविधि में शामिल करने का एक अच्छा तरीका है। तो ये बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे तो क्लासरूम में एक अच्छी एक्टिविटी होगी। तीसरा है कि उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता है। अगर आप किसी कहानी के कैरेक्टर में बच्चों को डाल के उनसे एक्टिंग करवा रहे हैं, उनसे रोल प्ले करवा रहे हैं, तो ज़बान के क्लासरूम के बारे में ये बयान भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे रोल प्ले करेंगे तो उनकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी। तो गलत कौन सा है, दूसरा वाला गलत है। जहाँ कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म क्लास हो, बहुत ज़्यादा सख्त नज़्म व ज़ब्त की बात हो, जहाँ बच्चे इनएक्टिव रहें, निष्क्रिय रहें, आराम से बैठे रहें, वो बयान हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारा गलत बयान है वो दूसरा वाला ऑप्शन है और यही हमारा जवाब होगा। चलिए बताइए कि मुख्तलिफ़ हालात में ज़बान के मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की। अगर आप अलग अलग सिचुएशन में चाहते हैं कि लैंग्वेज का इफ़ेक्टिव यूज़ करें और
प्रॉपरली आप लैंग्वेज को यूज़ करें तो इनमें से किसकी ज़रूरत है। कवायद के उसूलों को जानने की, यानी कि आप ग्रामेटिकल रूल जानते हैं तो आप लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे, या फिर कवायद के तमाम नुकात की, जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं सबकी डिफिनीसन आपको पता है तब आप लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे, या फिर कवायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो देने की ज़रूरत है, यानी कि ग्रामर को आप बहुत सुसंगठित ढंग से उस पर ध्यान देंगे तब आप भाषा को प्रभावशाली और उचित प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। या फिर सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर, यानी कि संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग करके आप अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग हालात में ज़बान का मौसिर और मुनासिब इस्तेमाल कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमें लैंग्वेज का इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है तो हमें कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग ग्रामर को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलो बताओ, स्कूल के इब्तदाई अय्याम में बच्चे के घर की ज़बान का इस्तेमाल। बच्चा शुरुआती दौर में है, स्कूल में अभी जस्ट उसने एडमिशन लिया है और आप इस हालत में बच्चे की घर की ज़बान यानी कि उसकी मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? क्या असातिज़ा पर बोझ को ये बढ़ा देता है, या फिर ज़्यादा फितरी और सबके लिए गिरांबार हो जाता है, या फिर हमेशा आमोज़ी मकासद को बेहतर बनाने में, यानी कि जो लर्निंग के जो एम्स हैं उनको और ज़्यादा बेटर बनाने में ये हेल्पफुल होता है, या फिर घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है। तो देखिए, स्कूल में जब आप बच्चे की ज़बान को यानी कि बच्चे की मादरी ज़बान को यूज़ करेंगे तो फितरी माहौल पैदा होगा, लेकिन ये गिराबार नहीं होगा। इसमें गिराबार दे दिया इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। जब कभी भी आप लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग यूज़ करेंगे क्लासरूम में, तो इससे हमेशा जो आमोज़ी मकासद हैं, जो अधिगम के उद्देश्य हैं, वो और ज़्यादा बेहतर होंगे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। झैल में से कौन सी तजवीज़ नोम चॉम्स्की की है? चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। पहले में क्या कहा जा रहा है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ज़बान की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है। जी नहीं, ये बात नोम चॉम्स्की की नहीं है। दूसरा है कि बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसी के मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ अंदाज में ज़बान सीखते हैं। बात तो सही है, लेकिन ये चॉम्स्की की तजवीज़ नहीं है, ये चॉम्स्की का नज़रिया नहीं है। चॉम्स्की क्या कह रहे हैं? ज़बान सीखने की सलाहियत जो बच्चों में होती है वो पैदाइशी होती है, यानी ज़बान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद बच्चों में होती है, जन्मजात क्षमता बच्चों में भाषा सीखने की होती है। तो ये बयान चॉम्स्की की तजवीज़ है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने है। उस्ताद तलबा से ट्रे में रखी हुई रेत पर उंगलियों से हुरूफ़े तहज्जी लिखने के लिए कह रहा है। एक ट्रे है, उसमें रेत रखी गई हैं और टीचर कह रहा है कि आप इसमें उंगलियों से ABCD लिखो। तो इस एक्टिविटी करने का, इस सरगर्मी का, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कि क्लास में खेल के माहौल को फ़रोग़ देना। बच्चे खेलते रहेंगे और ट्रे में रखी राख या फिर रेत से ABCD बनाएंगे, चलो बच्चे बिजी हैं। या फिर साफ़ और गंदे हाथों के दरमियान फ़र्क को समझाना, या फिर अपनी बेहतरीन हरकी महारतों को, यानी बेहतरीन जो आपकी जो मोटर स्किल्स हैं, जो गतिक कौशल हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना, या फिर घर की याद से उनकी तवज्जो हटाना। तो टीचर अगर ट्रे में रखी रेत पे उंगलियां बच्चों से फिरवा रहा है तो उसका मकसद है कि बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल है,
फाइन मोटर स्किल जो है, सूक्ष्म गति कौशल, उसको मजबूत करे। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चे को उसके घर की ज़बान में तालीम देनी चाहिए, क्यों? आपने देखा होगा कि जो हमारी NCF 2005 है उसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चों को प्राइम लेवल पे मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसमें भी ये बात कही गई है कि क्लास 1 to 8 हमें बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे संविधान के आर्टिकल 350A में भी ये बात रिकमेंड की गई है कि बच्चों को, यानी कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उनको उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ है। तो ये जो सिफारिशात की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? बच्चों को उसके घर की ज़बान में, उसकी मादरी ज़बान में तालीम क्यों देनी चाहिए? क्या इसलिए क्योंकि उनकी तदरीसी आमूसी अमल में शामिल होने में इससे मदद मिलती है, या फिर स्कूल की ज़बान सीखना कम अहम है इसलिए बच्चों को घर की ज़बान सिखा दो, या फिर स्कूल की ज़बान में नए मालूमात की तरसील होती है, या फिर ये क्लासरूम में खामोशी को, यानी कि साइलेंट मोड ये स्कूल में रखता है। तो देखिए, घर की ज़बान इसलिए इस्तेमाल होनी चाहिए क्योंकि ये तदरीसी आमूसी अमल में बच्चों को शामिल करने में मदद करती है। जब बच्चों की मादरी ज़बान हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो बच्चा आसानी से चीज़ों से कनेक्ट हो पाता है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए चाइल्ड लिटरेचर सिलेक्ट करें। आप इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? पहला है आसान ज़बान, यानी कि सरल भाषा में वो लिटरेचर हो, या फिर मुसन्निफ़ और शायर की शोहरत, यानी कि आप ऐसे लिटरेचर को इंक्लूड करेंगे बच्चों के निसाब में जो कि मशहूर शायर या मशहूर मुसन्निफ़ का हो, या फिर आप बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी देखेंगे। तो बिल्कुल तलबा के लिए अदब अतफ़ाल के मुंतखब में चाइल्ड लिटरेचर को सेलेक्ट करने के लिए हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो ये है कि आप बच्चों के लेवल को देखें। अगर क्लास 5th का बच्चा है तो क्लास 5 तक के लिटरेचर को आप शामिल करेंगे। क्लास 12th का बच्चा है तो उसमें लिटरेचर का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई होगा। और साथ ही साथ हम बच्चों की दिलचस्पी का भी ध्यान रखेंगे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 350A यानी 7वां जो अमेंडमेंट एक्ट है 1956 में जो हुआ था, उसके मुताबिक लिसानी अक़लियतों के बच्चों को, यानी कि लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के बच्चों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। कौन सी सहूलियत फराहम होनी चाहिए? तो मैंने एक सवाल के एक्सप्लेनेशन में अभी आप लोगों को बताया कि 350A क्या कह रहा है कि बुनियादी सतह पर बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है।